करते हैं शो। जी मैडम आप रेडी है सर, अभी रेडी है। माशाल्लाह कवर तो ऐसे करें जैसे सारा लाइव दिखाएंगे। मैडम हम तो अपना काम पूरा करें, बाकी आप नहीं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो आपके लिए आवाज उठा रही हूँ। ये ज्यादा तेज नहीं है माइक जो है, देख लें जरा। मुझे लगता है इसमें एको आ रही है। यहीं से आवाज नहीं जा रही है ना जी यहीं से आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, आप नहीं बचाएंगे इसका मतलब है। हम तो बचाना चाह रहे हैं। फुटेज बचाना आएंगे। आपने भी देख सकते हैं मेरे पास लाहौर की मीडिया का ख्याल भी बड़ी देर बाद आया ना, इसलिए इसका मैं कहता लाहौर की मीडिया का ख्याल तब आया जब तो बंदियां ये नहीं, ये क्या बात है? मीडिया मीडिया होता है, लोगों को ऐसा बात करते हो। मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा पीछे भी हो जाए ताकि वो सब मुझे नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बेसिकली मियां साहब की हेल्थ के ऊपर है। लास्ट थर्सडे जब मैं उनसे मुलाकात के लिए गई तो मैं और मियां साहब जिस कमरे में हमारी मुलाकात हुई थी उसमें हम बैठे हुए थे। तो जेल के जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर जो हैं, वो आए और उनके हाथ में ये रिपोर्ट पकड़ी गई। वो थोड़ा नर्वस लग रहे थे मुझे और मियां साहब को भी। तो मियां साहब को आके वो कहते हैं, सर आपकी ब्लड शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही पिछले कई दिनों से। तो मियां साहब ने हंस के कहा कि आपने तो 10 दिन से मेरी ब्लड शुगर चेक ही नहीं की, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ज़्यादा आ रही। तो फिर उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई है। ज़रा हेजिटेट कर रहे थे, ऐसे कभी आगे करते थे कभी ऐसे। तो मियां साहब ने जब रिपोर्ट देखी तो मियां साहब ने मेरे हाथ में पकड़ा दी, मैंने पढ़ी। मियां साहब ने उनको कहा कि ये रिपोर्ट जो है ये 3 जुलाई की रिपोर्ट है और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मियां साहब की तबीयत खराब है और उनको फौरन हॉस्पिटलाइज किया जाए एट अ हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। और पिछले थर्सडे को क्या डेट बनती है जी? आई थिंक 28 का महीना है। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को ये रिपोर्ट आई है और आपने मुझे ये आज आप मुझे दिखा रहे हैं 18 को, और इसमें लिखा हुआ है कि इनको फौरन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और किसी और एट अ मेडिकल फैसिलिटी ऑफ हिज चॉइस, ऑफ मियां साहब चॉइस, और आप इसको आज मुझे दे रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं। मियां साहब ने कहा कि मेरा आईन और मेरा कानूनी हक है कि मुझे ये रिपोर्ट दिखाई जाती। डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझे एग्जामिन किया, मुझे चेक किया, मेरे ब्लड टेस्ट हुए। उसके बाद उन ब्लड टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई, उन डॉक्टर्स ने क्या रिकमेंडेशंस दी, मुझे आज तक नहीं पता चला। आज आप 18-19 तारीख को मुझे बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट आई है। तो आपने मुझसे क्यों छुपाई है रिपोर्ट? मेरा आईनी हक भी है, मेरा कानूनी हक भी है कि आप मुझे अगर आप कैदी भी कह दें तो बेगुनाह कैदी कहना चाहिए वैसे तो फिर भी आपको मुझे इत्तला देनी चाहिए थी। फिर मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा कि मैं फैमिली हूँ, मैं बेटी हूँ, मुझे किसी ने इत्तला नहीं की कि मियां साहब को एंजाइना हो रहा है, मियां साहब को ब्लड प्रेशर हाई है, मियां साहब की ब्लड शुगर हाई है, उनके किडनी जो है वो डिटीरियरेट कर रहे हैं। मैंने कहा ये मेरा हक था कि मुझे पता चलता। आपने मियां साहब को कभी बताया? वो बेचारे तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पहले पाबंद सलासिल हैं। तो आपको कम अज़ कम मुझे इत्तला करनी चाहिए थी, बेटी को बताना चाहिए था, भाई को बताना चाहिए था। आप लोगों ने यू आर सिटिंग ऑन दिस रिपोर्ट, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपने किसी को नहीं बताया। तो मियां साहब ने कहा मुझे कॉपी दे। सर हम आपको कॉपी दे देते। थोड़ी देर बाद आए और कहने लगे कि सॉरी जी हमारी जो फोटो कॉपी मशीन है वो खराब है। मियां साहब ने कहा कि ऐसे मौक़ों पे अक्सर फोटो कॉपी मशीन खराब हो जाती है, तो कोई बात नहीं, मेरे डॉक्टर आपके साथ जाते हैं और बाहर बाजार नज़दीक है तो वहाँ से फोटो कॉपी करा लेते हैं। आप अपनी ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लें, फोटो कॉपी डॉक्टर को दे दें, वो हमें दे देंगे। नहीं सर आप फिक्र ना करें, आप
आपको मिलेगी, आपको मिलेगी, आपको मिलेगी। तो इतनी देर में टाइम हो गया और मियाँ साहब को ले गए। तो जब मैंने मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कहा तो मैं उसके बाद जो इंचार्ज हैं उनके ऑफिस में गई और मैंने उनको कहा कि मुझे रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो कॉपी हम आपको भेज देंगे, आप घर जाएं, वो कॉपी आपको आ जाएगी। उन्होंने वो कॉपी मुझे नहीं दी। मैं इंतज़ार करती रही, वो कॉपी मुझे नहीं दी। कल पंजाब गवर्नमेंट के किसी मियाँ साहब के किसी दर्द में वो कॉपी मुझे भेज दी। मैंने जो IG प्रिजन्स हैं, मैंने कल उनको भी ख़त लिखा। डॉक्टर अदनान जो मियाँ साहब के फिजिशियन हैं, इन्होंने भी उनको कल ख़त लिखा और कहा कि हमें इस रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड की जाए। रिपोर्ट में क्या है वो मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन वो कॉपी हमें नहीं हुई। आप बताएं, आपको कोई जवाब आया? आप दिखाएंगे लेटर्स की कॉपी? ये उन लेटर्स की कॉपीज हैं जो हमने भेजी हैं कल। मैंने अपने सिग्नेचर के साथ अपने लेटर हेड पे मांगी ऑफिशियली ये कॉपी, मुझे नहीं मिली। डॉक्टर साहब ने अपने लेटर हेड पे भेजी है, किसी ने जवाब देना भी इसका मुनासिब नहीं समझा। बाहर ये मैं आपको जरा बता दूं कि ये लिखा हुआ है स्पेशल, और फैमिली को नहीं पता कि मियाँ साहब की तबीयत खराब हुई है। फैमिली को नहीं पता कि कोई पंजाब गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में कोई मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, और फिर ये भी फैमिली को नहीं पता कि उस रिपोर्ट में क्या है। उस बोर्ड ने, जिसमें बहुत रिप्यूटेड प्रोफेसर रैंक के लोग शामिल हैं, उन्होंने क्या, यही हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस आप देखें, एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसके केस के बारे में भी अब पता चल गया है कि उसके केस में किस तरह से उसको गलत सजा दी गई, उसके साथ ये सलूक हो रहा है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई प्रोफाइल NAB convicted patient named Mian Muhammad Nawaz Sharif, son of Mian number Falah dated 1/7/2019 by the Secretary Specialized Healthcare and Medical Education Department, Government of Punjab. A special medical board consisting of following examined high-profile NAB convicted named Mian Muhammad Nawaz Sharif, son of Mian Muhammad Sharif, presently detained in Central Jail, Lahore, confined in Central Jail, Lahore on 3/7/2019 at 2 PM. अब ये जो लोग जाके उसका मुआयना करके आए हैं, जिनके कहने पे वो टेस्ट वगैरह हुए हैं, उनके नाम प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, इनको पंजाब गवर्नमेंट ने कन्वीनर बनाया है। प्रोफेसर डॉक्टर शतीक चीमा, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, ही इज अ मेंबर। प्रोफेसर डॉक्टर सीमा इमदाद, प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, Institute of Public Health, Lahore. She is also a member. Professor Dr. S.M. Noman, Professor of Neurology, King Edward Medical College, University and Mayo Hospital, Lahore, member. Professor Dr. Nazir Ahmad, Professor of Urology, Amiruddin Medical College, Lahore General Hospital, member. And Dr. Fawad Randhawa, Associate Professor of Endocrinology, King Edward Medical College, University, Mayo Hospital, Lahore. He is also a member. Professor Dr. Nazir Ahmad, Professor of Urology, Amiruddin Medical College, Lahore General Hospital, could not join the board due to his health issues. अब ये सुनिए. The above said board, after reviewing history, physical examination, and diet routine, advised the following. Number one. The room temperature should be maintained at a comfortable level to prevent the dehydration and possible deterioration of renal function. वो ये कह रहे हैं कि जो मियाँ साहब है उनका रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो किडनी की डिजीज़ है वो वर्सन हो जाएगी अगर वो स्वेट करेंगे। यहाँ मैं ये ज़रूर बता दूँ कि जब मियाँ साहब ने ये पॉइंट पढ़ा तो उन्होंने मुझे बताया
कि जो मैं रात को मैं उनको मिली थी, बुध को 17 घंटे उनकी बिजली बंद थी। और हमारे जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं वो बाहर जाके कह रहे हैं कि मैं इनका AC बंद कर दूंगा। और छोटेपन की इंतहा है, जबकि उनके अपने भेजे हुए सरकारी डॉक्टर लिख रहे हैं कि मियां साहब के कमरे का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रिकमेंडेशन नंबर 2, डोज ऑफ टैबलेट एम्लोडापिन नॉर्वास ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, should be increased to 5 milligrams twice daily in light of high blood pressure and ongoing anginal symptoms। उनको ongoing angina है और उसकी वजह ये है कि उनकी जो हार्ट का बाईपास हुआ था उसमें 4 ग्राफ्ट्स लगाए थे। एक मेजर आर्टरी का जो ग्राफ्ट है वो पहले दिन से टेक ऑफ नहीं किया, वो अभी भी 93% जो है वो ब्लॉक्ड है, तो उस वजह से उनको एंजाइना होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियां साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो रेज्ड आ रहा है और वो मैक्सिमम डोज है पे हैं ब्लड प्रेशर की, अगर आपने ये दवाई ऐड की है तो ये एडिशनल दवाई है। और अगर आप एक ब्लड प्रेशर के ऐसे पेशेंट को, क्रॉनिक जिसको ये डिजीज़ हो और वो ऑलरेडी एक मैक्सिमम डोज पे हो, जब आप उसको एक्स्ट्रा डोज देते हैं तो एक ख़तरा होता है कि उसका किसी भी वक्त ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर दे, और वो जब ड्रॉप कर जाए तो वो खुदा न खास्ता फेटल भी हो सकता है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ ऐड की जाती है तो ऐसे रैंडम जाके पेशेंट को नहीं कह देते जाओ घर जाओ और ये जाके खा लो, वो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, उसको दवाई देते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और जब तक वो दवाई के ऊपर सेटल नहीं हो जाता और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं हो जाता तो वो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन 24/7 रखते हैं। तो ये आप देखें कि ये किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। इन लाइट ऑफ, अच्छा ये भी देख, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, एडवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ सबलिंगुअल नाइट्रोजन स्प्रे। अब मियाँ साहब को जब एंजाइना होता है, जब हार्ट की तकलीफ होती है, तो उनके पास एक ही इलाज है और वो है सबलिंगुअल स्प्रे, जो ज़बान के नीचे आप स्प्रे करते हैं, जिससे विदिन हाफ एन आवर आपकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाती है, आपके सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। और मियाँ साहब क्योंकि उनके पास यही एक इलाज है तो वो इसका जब भी उनको ज़रूरत होती है वो उसका यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि इस यूज़ को रेगुलेट करना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में ये है कि शायद वो जितनी करना चाहिए उनको यूज़, उससे वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये भी एक रिस्क है। इन लाइट ऑफ सब ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, द बोर्ड रिकमेंडेड टू ऐड, नई टैबलेट ऐड की है उन्होंने। द सेड मेडिसिन इज अवेलेबल विद मेनी ट्रेड नेम्स, एम्पा, एमसिन एट्सेट्रा। मियाँ साहब इज़ ऑलरेडी ऑन इंसुलिन और इन्होंने बग़ैर उनके डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए, बग़ैर उनकी फैमिली को कंसल्ट किए हुए, ना सिर्फ उनकी इंसुलिन जो है वो बंद कर दी है, उसकी जगह उनको ये नई टैबलेट दे दी है, बल्कि एक और इंसुलिन ऐड कर दी है जिसमें लिखा है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर रंधावा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज, Mayo Hospital Hall, recommended once a day use of long-acting basal insulin Lantus rather than the current regimen of twice a day. The dose of insulin can be adjusted according to blood glucose level after the above 2 changes. ये भी इनको हॉस्पिटल में रख के करना चाहिए था। डॉक्टर अदनान ने भी अगर उनके लिए कोई डिसीजन लेना होता है, उनकी कोई मेडिकेशन में ज़रा सी भी ट्वीकिंग की ज़रूरत होती है, उसको बढ़ाना या कम करना होता है, तो इट इज़ इन कंसल्टेशन विद हिज डॉक्टर्स अब्रॉड, जिसमें उनका सर्जन भी शामिल है, जिसमें उनका कार्डियोलॉजिस्ट भी शामिल है, जिसमें उनके वो लोग शामिल हैं जो उनकी सर्जरी और इलाज पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं। हमने कभी भी उनको एक एडिशनली कोई पैनाडॉल भी उनकी इजाज़त से बगैर नहीं दी। तो यहाँ इतने बड़े बड़े उनकी सेहत के बारे में फ़ैसले हो रहे हैं और किसी ने इतनी तकलीफ गवारा नहीं की कि वो या फैमिली को इतला कर दे, बेटी को इतला कर दे या डॉक्टर अदनान को इतला कर दे। सबके नंबर सबके पास हैं। उसके बाद उन्होंने कोई डाइटरी रिकमेंडेशंस जिसमें
लो सॉल्ट, मॉडरेट प्रोटीन इनटेक और एडवाइज टू स्टे वेल हाइड्रेटेड, फैट्स रिस्ट्रिक्शन इन फूड, और उसके बाद ये फरमाते हैं कि लाइट एक्सरसाइज, जो कि मियाँ साहब करते हैं ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 8, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आप इसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिए। द बोर्ड, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वॉज री-एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज नहीं किया, री-एम्फसाइज किया है। इसका मतलब है कि इससे पहले भी डॉक्टर्स कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं, that he should undergo further tests and management at any center of his choice within Pakistan. तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स कह चुके हैं पहले भी, शायद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी दफ़ा ये री-एम्फसाइज कर रहे हैं कि मियाँ साहब को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ना सिर्फ उनके फर्दर टेस्ट होने चाहिए, बल्कि उनकी जो मैनेजमेंट है ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, उनके एंजाइना की, वो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में रख के की जानी चाहिए। और आखिरी पॉइंट उनका ये है कि द बोर्ड डिलिबरेटेड दैट इन लाइट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट इन कंट्रोलिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, it is preferable that a healthy diet as advised by member dietitian be prepared within the premises of jail under supervision of medical staff of jail subject to jail manual. और नीचे तमाम डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स हुए हैं, तमाम डॉक्टर्स के। अब मैं ये ज़रा पूछना चाहती हूँ कि जो इंसान, जिस इंसान की गवर्नमेंट कभी ये गिनवाए कि उस पेशेंट ने आज क्या खाया, और ये कि मैं उसका खाना बंद कर दूंगा, मैं उसका एसी उतरवा दूंगा, आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मियाँ साहब की सेहत के मामले में, और जो इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस किसी की ज़िंदगी और सेहत के साथ कर सकता है कि बार बार उसके अपने भेजे गए डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस को उन्होंने ना सिर्फ ये कि छुपा के रखा, इतनी एक थ्रेटनिंग कंडीशन है उनकी, उसको छुपा के रखा उनकी फैमिली से, खुद मियाँ साहब से, उनके डॉक्टर से। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मियाँ साहब के सेहत के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर्स की आई हैं, तो डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस तो ये भी हैं कि उनके कमरे का जो एसी है उसको, या उनके कमरे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए, और 18-18 घंटे उनकी बिजली बंद रहती है। तो इस रिकमेंडेशन पे अमल नहीं हो रहा। उसके बारे में हमें अमेरिका से, बजाय इसके कि वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात हो, वहाँ ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं खाना बंद कर दूँगा, मैं एसी बंद कर दूँगा। और आप ऐसे इंसान से मैं तवक्को करूँ कि वो जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उसके ऊपर वो मियाँ साहब का खाना जेल की प्रेमिसेस के अंदर बनेगा, और वो बड़ा सुपरवाइज्ड होगा। कौन उसको सुपरवाइज करेगा और वो मियाँ साहब की सेहत के लिए कितना अच्छा होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो मैं अब एक तो ये कौम के सामने ये हकायक रखना चाहती थी, कतई नज़र इससे कि उनके जो उनका केस है वो इस वक्त उस एविडेंस के बाद जो वीडियो की सूरत में हम सब के सामने आया, वो केस की क्या स्टैंडिंग है, उस जज को निकाल दिया गया, लेकिन उसका फ़ैसला आज भी वहीं का वहीं है। और उस जज की खिलाफ एक्शन के बाद इंसाफ तो ये कहता है कि वो जजमेंट भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि वो खुद फरमा रहे हैं कि ब्लैकमेल करके उनसे ये जजमेंट ली गई। तो मियाँ साहब क्यों जेल में, इस बात से कतई नज़र मैं सिर्फ कौम के सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ कि वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, क्या वो इस सलूक का मुस्तहिक है? क्या ये उसका आईनी और कानूनी हक नहीं है कि उसको उसकी तबीयत के बारे में बताया जाए, उसको ये बताया जाए कि उसको डॉक्टर्स ने हॉस्पिटलाइजेशन रेकमेंड की है और उनको क्या क्या थ्रेट्स हैं, या उनके डॉक्टर को की नॉलेज में ये बात लाई जाए, या उनकी बेटी की नॉलेज में ये बात लाई जाए। मैं इससे क्या नतीजा करूं, ये मैं कौम के सामने सवाल रखना चाहती हूँ कि मुझे इसको कहने में कोई आर नहीं है। ये एविडेंस है जो ये सपोर्ट करता है इस बात को कि यहाँ पर जिन हाथों में मियाँ साहब इस वक्त हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो मियाँ साहब इस वक्त अपने दुश्मन के हाथों में, जो उनकी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी सेहत के साथ भी खेल रहे हैं। और मुझे इसमें बहुत सिनिस्टर और ख़तरनाक
चीज़ों की मुझे इससे बू आ रही है। तो मैं अब अपने वकला से मशवरा कर रही हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि इसको मैं कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं 22 करोड़ अवाम को गवाह बना के आपके थ्रू ये बात उनके इल्म में लाना चाहती हूँ। और मियाँ साहब को घर का खाना नहीं जा रहा, मियाँ साहब को मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या खिला रहे हैं। इतनी हमदर्दी की तवक्को तो मैं इनसे नहीं रख सकती, जो उनके डॉक्टर्स की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद उनको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करा रहे, तो मुझे उनसे ये तवक्को नहीं है कि वो उनको वो वाला खाना भी दे रहे होंगे जो डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया। तो इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से रब्ता करूँगी, मैं कोर्ट में जाऊँगी और इसके लिए मैं वहाँ पर लीगल एक्शन भी लूँगी, लेकिन मैं आपके थ्रू इसको कौम के नोटिस में लाना चाहती हूँ। एक मिनट बारी बारी प्लीज। देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक मैं बात पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी और मैं उनको इन्वॉल्व करूंगी ताकि वो इसको, क्योंकि जब हमारे मुल्क में आपने एक नाकाबिल तरदीद सबूत सामने रख दिया और उसके बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली मुझे हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि इस मुल्क में सब कुछ सबके सामने आने के बाद मैं अभी तक इंसाफ क्यों ढूंढ रही हूँ? मुझे अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? मसला कश्मीर के ऊपर जो साथी का किरदार ट्रंप अदा करने जा रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि ट्रंप को मोदी ने जो कहा होगा कि आप साथी का किरदार अदा करें, और कितनी उम्मीद है कि वो साथी का किरदार अदा करेंगे? इमरान खान वहाँ पे मौजूद है और बड़ा इशू है फलस्तीन का, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको कितनी उम्मीद है कि ये मसला हल हो सकता है? आपको कितनी उम्मीद है कि ये जवाब मेरे टीवी पे चल जाएंगे? हमें पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। कहीं नहीं चल रहा। सोशल मीडिया कवर कर रहा है जी, वो चल रहा है। वेरी वो गुड। चल रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि इंडिया ने इस बारे में क्या कहा है उनको या नहीं कहा, वो तो वो खुद बता सकते हैं। मुझे जिस बात की तकलीफ़ हुई वो ये है कि कश्मीर पे बातचीत का जो पॉइंट था या वो जो आगाज़ था वो सिलेक्टेड की तरफ से नहीं है। उसका आगाज़ ट्रंप ने किया था, उसको मेंशन ट्रंप ने किया था, जबकि वो पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक बात है। उसके बाद आप कहें कि जी हाँ, बड़े लोग आपको दुआएं देंगे अगर आप ये करेंगे, तो आपको बजाय इसके कि आप वहाँ पर जाके ऑपोजिशन की बातें करें और अपने आप को मज़ीद एक्सपोज करें, आपको मसला कश्मीर की बात ज़रूर खुद करनी चाहिए थी, इससे पहले कि कोई आपके मुंह में वो अल्फाज डालता। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। एक मिनट बारी बारी। आपको वो भी याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में मियाँ साहब ने बुरहान वानी का मुकदमा किस तरह लड़ा था, किस तरह वो तस्वीरें एल्बम बना के वहाँ पेश की थी, और किस तरह पहली दफ़ा ये वहाँ पर जो बुरहान वानी का मुकदमा जिस तरह उठाया गया था, जिस तरह वो ओबामा के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें मसला कश्मीर का जिक्र वो जॉइंट स्टेटमेंट में आया था। ये होता है तरीका आवाज़ उठाने का। ये नहीं कि ट्रंप साहब बैठे आवाज़ उठा रहे हैं या वो पॉइंट उन्होंने रेज किया तो आप आगे से कि हाँ जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बड़ी अच्छी मैंने ये बताया कि जिस तरह आप कह रही हैं कि आप कोर्ट में भी जाएंगे, एहतजाजी रैलियों की क़यादत आप कर रही हैं, आप समझती हैं कि आपको वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आइंदा क्या लायामल होगा? जो दूसरी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं वो कब तक दिखाएंगे? देखें, वन बाय वन देखें। बात यह है कि इंसाफ मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन होना चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा। कल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में सुन रही थी, जो हियरिंग हो रही थी, उन्होंने फरमाया कि मुझे हैरत है कि अभी तक अग्रीव्ड पार्टी जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं गई। तो मैं एक बहुत अदब से ये सवाल उनके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर इफ़ इट वर द अदर वे अराउंड, अगर मेरे बारे में या मियाँ साहब के बारे में या PMLN के किसी भी मेंबर के बारे में कोई वीडियो सामने आती जिसमें कोई ऐसा एविडेंस होता जिसमें जज को ये कहा जा रहा होता कि आप आइए और आपको हम रिश्वत ऑफर कर रहे हैं, या आप ऐसी कोई हमारा कोई साथ दें, या उसको प्रेशराइज किया जा रहा होता, और अगर वो कोई हमारा मुखालिफ मंजर आम पे ले आता
तो क्या तब भी जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इस चीज़ का इंतज़ार करता कि अग्रीव पार्टी पहले कोर्ट में जाए? क्या ये 184(3) का मामला नहीं बनता? या तो आप कह दें कि जो वीडियो है वो झूठ है, आप सब जानते हैं कि वो वीडियो सच है और वो वीडियो अवेलेबल है या नहीं। FIA में ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की है और कल वो जो साहब हैं अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा मैं वो वीडियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो 40 वीडियोस मैंने बांटी थी, आप सबको याद है ना? एक ऑडियो भी थी और एक वीडियो भी थी। और आपको मैं आज ये बात बता दूं कि उस दिन कोर्ट में ये मेंशन हुआ कि कोई ऑडियो और वीडियो कोई ऐसी है जैसे वो कोई मिक्स हुई हुई है। मैं आज दोबारा क्लियर कर दूं कि वो दो चीज़ें थी। एक ऑडियो साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि जो जज साहब के करीब नासिर भट्ट साहब बैठे हुए थे उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, इसलिए कि वो करीब बैठे हुए थे, उनको ये डर था कि दूर से शायद आवाज़ ना आए। लेकिन वीडियो और ऑडियो साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हुई हुई है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो की भी आवाज़ है, ये नहीं कि आप वीडियो की आवाज़ नहीं सुन सकते, वो दोनों एक ही चीज़ें साइमल्टेनियसली हुई हुई है। तो पता सबको है कि वो, और अगर वो वीडियो चाहिए तो वो 40 में से किसी एक से वो ऑडियो भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, उसका टेस्ट हो सकता है। एक मिनट, उन्होंने कहा कि उसका इलाज या उसका फोरेंसिक जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आई थिंक पाकिस्तान में जो पंजाब फोरेंसिक लैब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, उसमें कम से कम ठीक है, बहुत डिटेल शायद उसकी ना सामने आ सके, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाएगा कि वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं, और ये मेरे ख्याल है उसको करा चुके हैं। देखिए मैं, अच्छा एक बात सुने, मेरा आपसे वादा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, 1 बाय 1 करके प्लीज इसको माइक दे। जुबैर 1 मिनट, माइक उधर है। जुबैर 1 मिनट, माइक उधर है, प्लीज उधर। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ 3 सवाल हैं। मैं तो हर चीज में मैं ये तवक्को कर रही हूँ कि मुझे हर जगह घसीटा जाएगा। जिस दिन मैंने वीडियो रिलीज की थी, मैंने उस दिन आपको कह दिया था सबको, मैंने पता नहीं उसमें आप में से कितने हजरात उस दिन मौजूद थे, मैंने ये बात कह दी थी कि इसके बाद मेरे पे मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत मुझे अवाम के सामने रखना था। चाहे उस पर मुझे तो ये अंदाज़ा था कि अब मेरे पे क्रैकडाउन शुरू होगा। और आप देखें उसमें सबसे पहले अगर मैं वीडियो स्कैंडल पे आ जाऊं तो जज के खिलाफ एक्शन हो गया, जजमेंट वहीं की वहीं खड़ी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जो सबूत सामने लेके आए हैं बजाय इसके कि उस जज को पकड़ा जाए, उसको कटहरे में खड़ा किया जाए। आप वो जो उन्होंने एफिडेविट दे दिया, ये देखें, मैं लिख के तो मैं कुछ भी दे दूंगी, मुझे कोई कन्फ्रंट करने वाला है ही नहीं। आप बुलाएं जज को कटहरे में, आप देखें कि वो अपने एक झूठ के साथ 1 मिनट के लिए स्टैंड नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जज जो हैं वो अगर उनको मियाँ साहब ने या किसी ने भी उनको ड्यूरिंग मुकदमा, जब मुकदमा चल रहा था, उनको अगर ब्लैकमेल किया था या उनको रिश्वत ऑफर की थी, तो जज साहब का फर्ज था कि वो खड़े होके, अदालत में मियाँ साहब जब एज मुलजिम उनके सामने पेश होते थे, वो खड़ा करके कहते, मियाँ साहब ज़रा खड़े हों, आपने कल मुझे पैगाम भिजवाया था कि ये रिश्वत ले लें या ये ब्लैकमेल करे थे, आप क्यों ऐसा करें, चलो अरेस्ट करो मियाँ साहब को। वो ये कर सकता था ना। उसको अचानक वीडियो के बाद याद आया कि मुझे किसी ने ब्लैकमेल किया था या मुझे किसी ने कोई रिश्वत ऑफर की थी, उसका कोई सबूत भी हो। मैंने तो सबूत दिया, मैंने तो इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सबूत दिया, तो आप भी सबूत दें। तो इतनी फ्लिमजी उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मुझे किसी ने कुछ पिला दिया, मुझे कुछ खिला दिया, हर दफ़ा उनको किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया। बड़े वो मासूम आदमी जो खाते पीते भी रहे और फिर खुद उनको अपने घरों में बुलाते रहे अपनी सरकारी गाड़ी भेज के, और क्या कहते रहे कि आओ मुझे ब्लैकमेल करो। हंस हंस के उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको अपने घर में बुला रहे हैं, जाती घर में बुला रहे हैं, अपनी सरकारी गाड़ी भेज के, ग्रीन नंबर प्लेट वाली जिसका सबूत मैंने दिया है, उनको बुला रहे हैं और उनको घर में जूस भी पिला रहे हैं, चाय। तो बजाय इसके कि आप इस बात का सवाल करें कि किसने जज को ब्लैकमेल किया, किसने उनकी वो रिकॉर्डिंग की,
किसने उनको मियाँ साहब के मुकदमे में बुला बुला के ये कहा कि ये फैसला मियाँ साहब के खिलाफ दो, जबकि उस मुकदमे का जो सुपरविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब कर रहे थे, तो उनको शिकायत लगाना नहीं बनता था उनको पता नहीं चला कि मियाँ साहब या कोई शरीफ फैमिली में से या PMLN में से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप इन चीज़ों में देखें, इंसाफ तो ये कहता है ना कि जज को बुला के कटहरे में खड़ा करें और उससे ये सवाल पूछें कि तुम्हें किसने ब्लैकमेल किया, तुम्हें किसने कहीं कमरे में बुला के बिठाया और कहा कि ये चाय पियो, हम आते हैं, और तुम्हारी वीडियो चला दी टीवी के ऊपर, और जब 2-4 मिनट वो वीडियो कोई चल के, वो वीडियो क्या है मैंने अभी तक नहीं देखी, और आप यकीन करें कि मैं ना वो मियाँ साहब ने वीडियो देखी है जो उनकी 2002-03 में, कब कहा उन्होंने कि बनी है, 2002-03 में जो वीडियो बनी थी, ना मियाँ साहब ने देखी ना मैंने देखी। और ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने और मियाँ साहब ने, जब हमें ये पता चला कि उनकी कोई वीडियो है, मियाँ साहब जेल में थे उस वक्त, मैंने और मियाँ साहब ने अल्लाह ताला के सामने ये वादा किया था कि हमारी कोई बेगुनाही का सबूत आए ना आए, जो पर्सनल वीडियो है उनकी, ना हम वो देखेंगे, ना हम उसको कभी इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा और मियाँ साहब की अल्लाह ताला के साथ वो थी। और तभी मुझे सुनने में आया है कि उस वीडियो में क्या था, और वो वीडियो दिखा के जज साहब को ब्लैकमेल किया गया मियाँ साहब के मुकदमे के दौरान। तो असूलन तो पूछ के चाहिए होनी चाहिए ना कि वो वीडियो किसने दिखाई जज साहब को, किसने कहा कि मियाँ साहब को फैसला दो मियाँ साहब के खिलाफ, किसने कहा मेरे पास तो ये सबूत हैं, किसने कहा कि एक मुकदमे में छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, उस मुकदमे पे पनामा का फैसला हुआ है, मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उस मुकदमे में तुम नहीं छोड़ सकते मियाँ साहब। और फिर किसने उनको कहा कि 7 साल नहीं, उनको 10 साल सजा होनी चाहिए, किसने उनको कहा कि तुम्हारे जो रीडर है जिसको तुम जाके ये सब कुछ लिखवाते हो, वहाँ से कौन जाके इंफॉर्मेशन पूरी लेता था कि आज जज ने मुकदमा सुनने के बाद, हियरिंग के बाद अपने रीडर को जाके या अपने जो स्टेनो को जाके क्या लिखवाया है। और फिर जज साहब ने कहा कि मेरे पे इतना प्रेशर था कि मियाँ साहब को, और ये भी उन्होंने कहा कि एविडेंस के अपने पास से डाल दूँ, तो उनको ये कहा गया कि ये जंग के हालात हैं, तो जंग के हालात में कानून अप्लाई नहीं होता। ये सब एविडेंस मेरे पास है, इससे भी ज़्यादा है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी ये बात उस दिन अदालत में कही थी कि अगर मैं ये नाम सामने ले आऊँ तो कोहराम मच जाएगा, और मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत बड़ा। एक मिनट देखिए, बात करने दें, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी। लेकिन मेरा मसला कोहराम मचाना नहीं है, मैंने सिर्फ उतना एविडेंस सामने में लेके आई हूँ जो मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत था। मेरी दरख्वास्त और मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि मियाँ साहब की उस सबूत के पेश नज़र मियाँ साहब की जो सज़ा है, जो उनको बेगुनाही में हुई है, उस सज़ा को स्ट्राइक डाउन करें, उस मुकदमे को ख़त्म करें। रीट्रायल नहीं करना। रीट्रायल किस बात का करना है? रीट्रायल तो तब होता है जब कोई आपको ऐसा लगे कि जी जज के ऊपर कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंस था, तो जज से कोई गलती हो गई, तो ये कोई छोटा इन्फ्लुएंस तो है नहीं। मुझे अगर करने वाले जिन्होंने जज को ब्लैकमेल किया है, मुझे क्या गारंटी है कि कल को जब रीट्रायल के लिए मुकदमा जाए तो उस जज को भी ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। और जो जज साहब के अपने एडमिशंस हैं, कन्फेशंस हैं, जिनको वो डिक्टेट करा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब के ऊपर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, मियाँ साहब के ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन्स का भी केस नहीं बनता, उनके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना इल्ज़ाम है ना साबित हुई है, तो इसमें रीट्रायल की गुंजाइश कहाँ से आ गई? रीट्रायल में ऐसा क्या नया आ जाएगा जिसके ऊपर रीट्रायल होगा? मैं रीट्रायल, बिल्कुल मुझे रीट्रायल मंजूर नहीं है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश आज फिर आपके सामने हायर जुडिशरी से ये करूँगी कि आपके सामने एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गया है, आगे बढ़ें, बेगुनाह को इंसाफ दें, जज को कटहरे में खड़ा करें। वीडियो आपको हर जगह से अवेलेबल है, किसी भी सहाफ़ी से आप ले सकते हैं। आप खुद उस वीडियो को बगौर देखें
और आप खुद ये बात का अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ के साथ कितनी ज्यादती हुई और उसका केस जो है उसको नल एंड वॉइड करार दें, उनको बाइज्जत बरी करें और उनको रिहा करें। इसके बाद आपकी बात, इसके बाद आपने एक मेरी बात सुने, आपको ये तो जज साहब से पूछना चाहिए कि वो क्यों मिले थे। मुझसे अगर कभी ये बात पूछी गई तो मैं जरूर बताऊं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि वो मियां साहब के जेल जाने के बाद उनको बार बार ये मैसेज भेज रहे थे कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मुझे रात को डरावने ख्वाब आ रहे हैं और मैं 2 दफ़ा उम्रे पे जा चुका हूँ। मैं 1 दफ़ा पहले वो उम्रे पे गए, फिर उन्होंने मियां साहब को मैसेज भेजा। उस वक्त मियां साहब घर पे 6 हफ्ते की रिलीफ जो इलाज के लिए उनको मिली थी उस पर वो घर आए हुए थे। उन्हें बार बार ये मैसेज, जब उन्होंने कहा मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, तो मियां साहब ने जवाब दिया, जो बंदा मैसेज लाता था, कि आप मेरे से क्या माफ़ी मांग रहे हैं, आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, आपने एक बेगुनाह को सज़ा दे दी है, तो मैं आपको अब कुछ ना दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ, आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। तो फिर वो उम्रे पे गए, उम्रे के बाद वापस आके उन्होंने ये बात की कि मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है, मुझे आप भी मुझे मौका दें, मेरे ज़मीर पे बोझ है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूँ कि जो जज साहब ने एफिडेविट में लिखा है, जज साहब जो कहानियाँ घड़ के बता रहे हैं, उनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि मेरे पास उस हर चीज़ का ना सिर्फ जवाब मौजूद है बल्कि सबूत भी मौजूद है। सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म से इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया बगैर किसी वजह के, हुकूमत को गिराने में भरपूर किरदार अदा किया। इस वक्त मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर है, आप ये कह रही हैं मुख्तलिफ तौर पे नून जी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन नाम कभी भी सामने नहीं आते। मियां साहब जेल के अंदर चले गए, नून जी को दीवार से लगा दिया गया, लेकिन पिक्चर अवाम के सामने ऐसा क्लियर नहीं होती कि वो कौन सी ताकत है जो मुख्तलिफ तौर पर अपना किरदार अदा कर रही है। देखें, अगर आप मुझे ये कहेंगे तो मैं कभी नहीं मानूंगी। आप बाहर जाके किसी रेडी वाले से पूछ लें, वो सब जानता है, सब जानता है। आप ये ना समझें, और ये जो अगर वो पब्लिक ये सब ना जानती होती तो किसी को जरूरत नहीं थी कि वो इस तरह से PMLN को विक्टिमाइज करे, और किसी को जरूरत नहीं थी कि वो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे बनाए, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि वो मियां नवाज शरीफ को जेल में रखे, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि वो शाहिद खाकान अब्बासी को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करे, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि राना सनाउल्लाह के ऊपर मंशियात डाल के गिरफ्तार करे, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि जगह जगह जाके कल हल्फनामे साइन कराए हैं पुलिस ने MNA से, MPA से, जिले चेयरमैन से, कि मैं हल्फन ये इकरार करता हूँ कि मरियम नवाज की रैली में मैं नहीं जाऊंगा। और अगर खौफ नहीं है, अगर अवाम का इतना खौफ नहीं, फैसलाबाद में जो 3 बजे रात को एक अवाम का समंदर निकला था, अगर उसका खौफ नहीं है, अगर जो मंडी बहाउद्दीन में अवाम का समंदर निकला था आधी रात को 1 बजे, जो कि 9 बजे सोने वाले लोग हैं, YBG करने वाले लोग हैं, वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के खेतों में जाने वाले लोग हैं, अगर ये खौफ नहीं था तो ये जो मरियम नवाज की आवाज़ बंद कर दी, सहाफ़ियों को उठा लिया, सेंसरशिप लगा दी, रैलीज़ के ऊपर ग्राउंडों में पानी भर दिया, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ। अब मुझे ये बताएं, कल फैसलाबाद में 5 या 6 हज़ार लोगों के खिलाफ मुकदमा। एक तरफ तो आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून की रैलियों में लोग नहीं आते, तो 6,000 पे तो सिर्फ मुकदमा बन रहा है, 6,000 का तो पूरा जलसा हो जाता है। 1 मिनट, तो अगर आपको खौफ नहीं है, अगर आपको इस बात का खौफ नहीं है कि पब्लिक को सब पता है, बल्कि एक स्टेप आगे, पब्लिक को सिर्फ ये पता नहीं है, पब्लिक बहुत आगे तक जानती है और वो अब नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। अगर आपको इस चीज़ का खौफ नहीं है तो फिर आपको ये हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। मियाँ साहब, आपने कहा ना जब धरना था 126 दिनों का, मैं आई विटनेस हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मियाँ साहब के साथ थी। एक दिन, मैं हल्फन आपको बता रही हूँ, एक दिन मियाँ साहब ने इमरान खान की स्पीच नहीं सुनी। वो होता है ना, इंसान टीवी पे बैठा होता है कि मेरी हुकूमत को इतना खतरा है, मेरे दरवाजे के बाहर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर आके डेरा लगा के बैठे हुए थे, हर रोज स्पीच करते थे और मीडिया लाइव दिखाता था। एक दिन मियाँ साहब ने उसकी स्पीच नहीं सुनी। वो स्पीच लगी होती थी
और वो आराम से गुजर के अपने कमरे में चले जाते थे और जाके रेस्ट करते थे। तो मैं उनको कहती थी आप स्पीच क्यों नहीं सुनते? वो कहते हैं ये टाइम मेरे पास नहीं है ये ज़ाया करने के लिए। तो कोई खौफ नहीं था, पब्लिक पीछे खड़ी थी, उसके साथ पब्लिक नहीं थी, मियाँ साहब के पीछे पब्लिक खड़ी थी, उनको पता था, वो कॉन्फिडेंट थे, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं था। इसलिए ना मीडिया पे सेंसरशिप की, ना पैमरा के ज़रिए हदायत जारी करवाई, ना ये कहा कि किसी कन्विक्ट की जो है वो कवरेज नहीं हो सकेगी। बाकी कॉन्विक्ट्स की कवरेज होती है, सिर्फ मरियम नवाज की कवरेज नहीं हो सकती। मैडम आपको 31 जुलाई को जो है नैब ने तलब किया है, तो आप कोर्ट में भी गए थे, तो आप नैब के सामने पेश होंगी अपनी इंतजार की? देखिए मैं पेश हो जाऊंगी, ज़रूर हो जाऊंगी पेश। मैं देखूं तो सही अब ये जो एक अभी कल परसों स्ट्राइक डाउन हुआ है मेरे खिलाफ, जो 1 साल बाद अचानक नैब की याददाश्त वापस आई थी, तो जाके देखूं तो सही इस वक्त कौन सी याददाश्त वापस आई है। 1940 की आई है, 1950 की आई है, 1960 की आई है, 1970 की आई है, तो देखना पड़ेगा। डॉक्टर अदनान की अहलियत के ऊपर सवाल उठाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि वो देश के डॉक्टर नहीं है बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो कब लिखेंगे? डॉक्टर अदनान की अहलियत पे सवाल उठाया, आपका सवाल हो गया ना मुझसे? ये क्या मजाक है? सवाल हो गया, क्या मजाक है? मियां साहब आप सवाल करें। डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर अदनान एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। मैं इनका सीवी यहाँ पे नहीं गिनवा रही, लेकिन ये मियाँ साहब का हक है, उनकी सवाबदीद है कि वो 15 साल से जिस डॉक्टर के ऊपर उनको एतमाद है, जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी हुई है, जो डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया है इन कनेक्शन विद हिज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बोर्ड जो बाहर उनका बना हुआ है उनके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब गवर्नमेंट को इस किस्म के फजूल एतराज़ात करने चाहिए। उनके पास जब कोई और बात नहीं होती तो ऐसी बातें लेके आ जाते। और आपने जहाँ तक दूसरी वीडियोस का कहा, देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी ये बात की कि अगर मैंने लड़ाई करनी होती, मैंने कोई ऐसी डर्टी गेम खेलनी होती, तो मैं वो वीडियोस सामने ले आती। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं जिनको जो मैं जहाँ जहाँ से हो सकते थे उन सब जगहों से। तो मैं जिम्मेदार शहरी हूँ, मैं इमरान खान नहीं हूँ कि अपनी गंदी कारकर्दगी को छुपाने के लिए इदारों को बीच में घसीटूँ और इदारों को बदनाम करूँ। तो मैं इस चीज़ को, इसके ऊपर बड़ा मैंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, मैंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब बताना पड़े कौन। लेकिन ये मैं एक बात बता दूं, ये सारी बात जो है ना, पर्दों के पीछे क्या होता है, पर्दों के पीछे क्या खेल खेला जाता है, अगर इसके बारे में कोई चीज सामने आती है तो वो 22 करोड़ अवाम के सामने जरूर रखी जानी चाहिए। मैं देखूंगी, जब फरागत होगी तो बुक लिखने का भी सोचूंगी। लेकिन अल्टीमेट रिलीफ आपको फिर वही कोर्ट से मिलना है, मियां साहब अंदर हैं, सेहत भी खराब है, तो क्या आपका सही ख्याल कि कोर्ट में जाना चाहिए आपको ताकि वो बाहर आ सके? मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे चुकी हूँ। ये जो 3 पिटिशंस हुई थी, इनमें से 2 बड़ी मिस्टीरियस किस्म की पिटिशंस थी, जो हर दफ़ा मियां साहब के खिलाफ वही बंदा कहीं से अचानक निकलता है और उसने कोई झूठी मूठी पार्टी बनाई हुई है, वो अचानक निकलता है और किसी के कहने पे वो पिटिशन दायर हो जाती है और 24 घंटों के अंदर वो पिटिशन टेकअप हो जाती है। तो मामला तो उनके सामने है ना, या मेरे दरखास्त देने से मामला सामने आएगा? तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इसका ऑपोजिट होता, कोई चीज़ मेरे खिलाफ होती, तो क्या अग्रीव पार्टी का अदालत में जाने का इंतज़ार होता? इस वक्त मैं जेल में बंद होती। इंसाफ का मयार सबके लिए एक ही होना चाहिए। मैं इस मुल्क की बेटी हूँ और जो जजेज हजरात हैं उनकी अपने घरों में भी बेटियाँ भी हैं, तो उनको ये इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि एक बेटी अपने बाप के लिए और एक पाकिस्तानी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के लिए इंसाफ मांग रही है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा आपके दाएं और बाएं
कॉम को कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉम सॉरी कॉम को कोई कंफ्यूजन नहीं। जब कॉम को ये पता है कि एक मिनट, जब कॉम को ये पता है कि कॉम ने उनको इलेक्ट नहीं किया, तो उनको ये भी पता है कि उनको किसने सिलेक्ट किया। थैंक यू। ये अब माइक अप करें, आपके सवाल हो गए। मैं आपके पास कुछ नहीं, ये मिसाल भी नहीं बनती, उनके पास कुछ नहीं है। देखें, मियाँ साहब को जेल में डाला तो मैं सामने आई, मुझे हटाएंगे तो कोई तीसरा आएगा, तीसरे को हटाएंगे तो चौथा आएगा। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अवामी जमात है जिसकी बहुत बड़ी अवामी सपोर्ट है, तो सच तो रुकने वाला नहीं है। किस किस को बंद करें, सच तो रुकने वाला नहीं। और अगर किसी को ये जोम है, उसको अपनी ताकत और उसको इतना जोम है कि वो आवाज़ बंद कर सकता है, वो सच को रोक सकता है, तो मुशर्रफ का हाल सारी दुनिया के सामने। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। जावेद हाशमी साहब, आपने बयान किया था कि जब ये तहरीके इंसाफ में गए थे तो इमरान खान ने आगाह किया था कि जजों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाया जाएगा, तो क्या सब कुछ वही हुआ जो जावेद हाशमी साहब ने बताया? अंकल आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं क्या कहूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कहा था ज़माना वो देख रहा है। वाह, 3 साल के अंदर मुझे मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कहा था वही हो रहा है या नहीं हो रहा। हर मौजूदा जजेस भी हैं, मैंने उस दिन परसों सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है चीफ जस्टिस साहब के सामने कि जनाब वाला जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर खड़ा होके कहा हुई बात। मैं चूँकि उस वक्त इमरान खान का सदर भी था, उनका मैं पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन भी था, मेरे सारे सामने उन्होंने जो बातें की थी मैंने उससे इख्तलाफ किया था। और मैं आपको अर्ज कर दूँ, पूरी जो उनकी हाई कमान थी उस सब ने कहा था इमरान खान इस तरीके से करेंगे तो हम पपेट बन जाएंगे, हमें लोग सिलेक्टेड तो कहेंगे। आज मैं कहता हूँ, मेरा कहना मान लेते तो आज जैसा सिलेक्टेड की गाली सुन रहे हैं, मैं उनको कहता था इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनो, उनको शौक था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो गाली सुन रहे हैं। कौम किसके साथ खड़ी थी उस वक्त भी? मियाँ नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है वो कभी न लीडर थे। आप मुझे बताएं, अमेरिका के अंदर भी बैठ के मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ये क्या है दुआएं मांगने वाला, दुआएं मांगने वाले तो शाम को लेके गया है, मुझे भी लेके जाता। दुआएं मांगने वाले तो हम हैं, खुदा का नाम मानो, ये दुआएं मांगने वाला आ गया। तो बात ये है कि एक बात अमेरिका के सदर ने स्टैंप लगा दी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं थी, ताबेदार नहीं थी, वो हमें कबूल नहीं थे, हमने उनका पैसा बंद कर दिया था, इनको पैसा देंगे, इनको चूरी भी खिलाएंगे क्योंकि ये हमारे मियाँ मिट्ठू हैं। और आप ये देखें, ये इन्होंने जो बात की, मुझे पाकिस्तानी होते हुए मेरा सर शर्म से झुक गया। सिलेक्टेड साहब बैठा हुआ था और ट्रंप उसको ये कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने बातें नहीं मानी और अब अगर गवर्नमेंट एक ऐसी आई है तो इमदाद जो है वो दोबारा खुल सकती है। और
सिलेक्टेड होता है, और जहाँ ताकत बोल रही होती है उसकी मजाल नहीं कि उस ताकत के आगे बोले, वो सर झुका के बैठे हुए, बड़ा मीक सा और नो रिस्पॉन्स एट ऑल, शर्म का मुकाम है। मैडम ये बहुत जरूरी सवाल है, मैं पहले भी करना चाह रहा था। हाँ जी कीजिए। आपने मियां साहब पे यहाँ पर पाबंदियां वापस आएंगे, पीएम साहब से टीवी एसी सब कुछ ले लिया जाएगा, ऐसे ले लिया जाएगा। आप सोच रही हैं कि इंसानी हकूक के आलमी इदारों को मुखातिब किया जाए? मैंने जवाब दिया है। सवाल नहीं, रिक्वेस्ट है कि आप एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें ना किया करें ताकि हम आपको कवरेज दे सकें। आपको मैंने कौन सी एक मिनट अब आप मुझे बताएं कि मैंने एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या बात की, जरा बताएंगे। वो एंटी जुडिशरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, लेकिन वो एंटी जुडिशरी वीडियो है, वो एंटी जुडिशरी वीडियो है। नहीं ये गलत है, एंटी जुडिशरी वीडियो नहीं है वो एक पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जा रहा है ना, और सदियों से, और वो 70 साल से पीछे से खेला जा रहा है, वो उसको एक्सपोज करता है। और आप उसको, अगर आप जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो है एंटी इंस्टीट्यूशन। जो उसको ये कहते हैं कि इसकी तस्हीह करो, ये धब्बों को मिटाओ, वो एंटी नहीं है, वो प्रो है। वो चाहते हैं कि जुडिशरी की जो ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसका जवाब दिया जाए, और जुडिशरी को भी रेस्क्यू किया जाए। जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं, जो इदारों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं इमरान खान की सपोर्ट के, वो इमरान खान की सपोर्ट जो है ना, वो एक सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट है। तो आप इदारों को उसकी सपोर्ट के अंदर लाके आप बाकी पाकिस्तान से लड़ाएंगे इंस्टीट्यूशंस को। मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी इदारा ये फील करता है, मुस्लिम लीग नून के करोड़ों वोटर्स हैं, करोड़ों, अगर वो ये फील करेंगे कि इदारों के बलबूते के ऊपर, इदारों की ताकत के ऊपर हमारी लीडरशिप को, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सामने इदारे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? इदारों को तो बिल्कुल अवाम वर्सेस इदारा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इस वक्त मीडिया पूरी दुनिया में पुरस्कून होता है, पाकिस्तान में मीडिया में जिस तरह सेंसरशिप लगाई गई है, आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो किरदार है वो कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कितना ज्यादा उसकी अहमियत होगी, और आपकी जमात क्या सोशल मीडिया के ऊपर मजीद काम करेगी? क्योंकि मीडिया में मुकम्मल सेंसरशिप है। साथ साथ ये रहेगा, कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इनकी अनकरीब गिरफ्तारी हो सकती है। आपके पास क्या समझते हैं कि इस तरह का हुकूमत का कोई दायरा आपको नजर आता है? आपकी पार्टी की क़यादत कौन करेगा उन हालात में? ये सब क़यादत बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। क़यादत करने वाले कम नहीं हैं, और आप गिरफ्तारियां कर कर के थक जाएंगे कि क़यादत करने वाले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं पार्टी के वर्करों ने क़यादत संभाली नहीं होती है। नहीं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उस दिन फैसला, मैं यही कहने लगी थी कि फैसलाबाद के अंदर आपको, आप जानते हैं, आप बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्स्ट हथकंडे इस्तेमाल किए इन्होंने। मेरी रैली जो थी उसमें जब मेरी गाड़ी आगे निकल गई तो मेरी गाड़ी को गुजार के रैली को ब्लॉक कर दिया, पीछे से रैली काट दी, और यकीन माने आधे घंटे के अंदर अंदर रात के 1 बजे रैली दोबारा बिल्ड हो गई और लोग आ गए। तो ये गिरफ्तारियों से लोग नहीं डर रहे, लोगों को ये पता है, कारकुनों को ये पता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन वो दीवानावार आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ना उन्होंने अपने फैसले अपने हाथ में ले लिए, तो उस वक्त से डरना चाहिए जब अवाम अपने हाथ में फैसले ले ले। और मीडिया की जहाँ तक आपने बात की ना, ठीक है, सोशल मीडिया एक हो सकता है सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं सबसे पहले तो इसी बात के खिलाफ हूँ कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो, उसमें कोई पाबंदी लगनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं है तो आप पाबंदियां नहीं लगाते, पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ खौफ पे लगती हैं। तो मैं तो इस चीज़ की ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, बल्कि मैं मीडिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ, हाउसेस को, कि खुदा के वास्ते खड़े हो। अगर तुम डरोगे तो आपके ऊपर से पाँव रख के ये गुजर जाएंगे। आप लोग सब इकट्ठे हो और आप लोग आइन का, कानून का सहारा लें। कोई आइनी कानूनी चीज़ जो है ना वो आपकी इस बात को, आपके ऊपर पाबंदियों को सपोर्ट नहीं कर सकती।
तो आप पॉलिटिशियंस को तो कहते हैं कि जी बहादुर होना चाहिए, वो खड़े भी होते हैं, वो सब कुछ अपनी कुर्बान भी दे देते हैं, कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा मीडिया को भी ताकत पकड़नी चाहिए, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर आप किसी को अलाउ करेंगे कि वो आपके साथ इस तरह खिलवाड़ करे, आपको नुकसान पहुंचाए, आपके पास पैसे ना हो, फिर आप देखें कल एक मीडिया हाउस के बारे में कैसे सिलेक्टेड ने जाके बात की, और अफसोस का मकाम है कि वो वही मीडिया हाउस वो बात चला रहा है। इतनी आपने डरा धमका के रखा, और आप फिर झूठे इतना जबरदस्त आप ब्लेटेंटली जिसको कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं 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 मीडिया पे तो कोई पाबंदी नहीं, शर्म का मुकाम है। तो वह बात तो पहुंच जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद कर दें। मेरी रैली की 0 कवरेज हुई। मुझे ये भी पता चला कि जो ऑफिसर्स हैं वो फोन कर करके मेरा एक एक टिकर भी रुकवाते रहे कि जो टिकर चलाएगा उस चैनल को भी शट डाउन कर देंगे। उसके बाद अगले दिन अखबार में मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई खबर आई है, नहीं आई ना खबर, तो क्या लोगों को पता नहीं चला? क्या फैसलाबाद में रैली नहीं हुई? क्या पूरा फैसलाबाद बाहर नहीं आ गया रात के 3 बजे? क्या फर्क पड़ा? आजकल व्हाट्सएप का दौर है, आजकल फेसबुक का दौर है, आजकल इंस्टाग्राम का दौर है, आजकल ट्विटर का दौर है। आजकल जो वीडियोस आती हैं लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ऐसा बंदा है जिसको ये नहीं पता चला कि जबरदस्त रैली थी। तो फिर पाबंदियां लगा के आप खुद आपकी अपनी नामोशी होती है। वैसे पर्चियां देख के पढ़ लेते ना अगर, तो बेहतर बात करते। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी को कहूँ कि इसके मुंह के आगे हाथ रख दो। अब ये कौन कहता है कि अगर इंडिया अपने जो न्यूक्स है वो रोल बैक करे तो पाकिस्तान भी करने को तैयार है। जो इलेक्टेड वजीर आजम था उसने कहा कि भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में आज पाकिस्तान ने वो हिसाब भी बराबर कर दिया। और किसने ये हक दिया है एक सिलेक्टेड आदमी को कि वो खड़ा होकर अमेरिका के सदर से ये या अमेरिका में खड़ा होकर ये बात करे कि मैं वो रोल बैक कर सकता हूँ? क्यों करूँगा? वो पाकिस्तान के हिफाजत की ज़मानत है। इसी वजह से दुनिया आज पाकिस्तान से जो बात करती है एक थोड़ा सा ये भी है, तो किसने उनको ये हक दिया? तो इससे तो बेहतर था पर्ची से पढ़ लेते। तो वो जो उनकी इतनी प्रोटेक्शन साइड पे थी ना, पहली दफ़ा हमने देखा कि वाइट हाउस में सिलेक्टेड के साथ पूरी की पूरी क़यादत गई हुई थी। वो इसीलिए थी, सबको डर था कि ये कुछ ना कुछ बोल दे, तो बेहतर था कि पढ़ लेते। आखिरी सवाल को पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह देखिए जलसे तो सारे अच्छे हो रहे हैं हथकंडों के बावजूद। क्वेटा के बारे में आपने कहा, तो हाँ जी मैं इंशाल्लाह ताला अचकजई साहब ने जो जॉइंट अपोजिशन है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, उन सब ने मुझे इनवाइट किया था और मैं कल इंशाल्लाह ताला जा रही हूँ क्वेटा। अब दुआ करो कि जहाज़ चला जाए मेरा, ये ना हो कि ऐन वक्त पे जहाज़ को रोक दें। ये भी वो कर सकते हैं क्योंकि वो जो वहाँ पे मुझे जो होस्ट है उनको ये भी फिक्र है कि आखिरी वक्त पे मेरा जहाज़ ना रोक दिया जाए। तो मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला, और वो जॉइंट अपोजिशन का जलसा है इंशाल्लाह बहुत जी। मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। देखिए अगर किसी भी ऑप्शन पे हम सोचें, एक मिनट, किसी भी ऑप्शन पे हम सोचेंगे ये एक ऑप्शन है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं होगी कि हमें दीवार से लगा दिया या नहीं लगा दिया। उसकी वजह ये नहीं होगी, उसकी वजह ये जो मुल्क की हालात है ना, जो तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं और आवाम के ऊपर जो क़यामत टूटी हुई है महंगाई की। एक आखिरी आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको ऐसे
से मैंने प्रोक्योर की और कहाँ है वो। फिर मैं देखूंगी इंशाल्लाह।